गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम एक बिल्कुल यूनिक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और वो मेरी रिसर्च का एक पार्ट है। अलग अलग टॉपिक्स पे मैंने रिसर्च करी है और जो भी मैंने रिसर्च करी है उनमें से बहुत सारे वो सवाल हैं वो जिनके जवाब मैंने जानने की कोशिश करी। बचपन से जो सवाल मेरे दिमाग में उठते रहे और उनको इवेंचुअली काफ़ी टाइम के बाद धीरे धीरे करके मेरे को समझ में आता चला गया कि किसका क्या जवाब है। इनमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी किताब में या कहीं पे भी लिखी हुई नहीं मिलेंगी और बड़ी मुश्किलों से, बहुत ज़्यादा चिंतन और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रिसर्च करने के बाद ही मैं इन नतीजों पे पहुंच पाया हूँ। एक जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा से उठता रहा, और क्योंकि कायस्थ परिवार में जन्म हुआ है और हमेशा से एक सवाल था कि कायस्थों के ओरिजिन को लेके और कायस्थों की हिस्ट्री को लेके जितना भी मैं जान सका वो एक जगह जाके रुक जाता है। करीब आप देखेंगे कि इस मिलेनियम जो सेकंड मिलेनियम रहा वहीं तक आपको हिस्ट्री मिलती है। उसके पीछे जाने में हमें काफ़ी दिक्कत आती है कि हमें काफ़ी चीज़ें नहीं मिलती हैं। सेकंड मिलेनियम में भी मुग़ल पीरियड की बहुत अच्छे से ये लोग गवर्नमेंट सर्विस में रहे और भाषा के जानकार थे। कोई भी नई भाषा आती थी उसको जल्दी से सीख लेते थे। जो भी नया रूलिंग गवर्नमेंट आती थी उसकी भाषा वो सीख लेते थे और फिर उसके हिसाब से ही उनको गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह मिल जाते थे। मुग़ल आए तो उन्होंने उर्दू, फ़ारसी ये सब सीख ली। ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इंग्लिश सीख ली। इस तरह से वो लगातार गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर हमेशा एंगेज रहे। उससे पहले वो राजा लोगों के यहाँ पे दीवान का काम करते थे। पढ़ी लिखी जाति होने की वजह से वो ये राज कार्य में हमेशा इन्वॉल्व रहे। लेकिन उनका ओरिजिन क्या है, वो किस जगह से आए और कहाँ पे आए, इस बारे में काफ़ी मतभेद हैं। इवन चित्रगुप्त जी को लेके कि चित्रगुप्त जी की संतानें हैं ये और 12 संतानें हैं और इस तरह से यहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है, वैश्य में, ब्राह्मण में, ये बात अभी तक एकदम एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुई है। ऐसा कहते हैं कि वो चारों वर्णों से अलग उनको रखा जाएगा और देवपुत्र कहलाएंगे क्योंकि वो श्री चित्रगुप्त जी के वंशज हैं। यहाँ तक भी एक बात क्लियर हो गई। ओरिजिन की बात थी कि वो कहाँ से आए, तो कई लोग कहते हैं कि काया देश के लोग थे, काया नगरी में रहते थे। काया नगरी कहाँ है वो अभी किसी को नहीं पता कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, वो कहाँ जगह थी। तो ऐसे कुछ सवाल थे। मदर से पूछता था, मदर ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने कहा कि हम लोग रामचंद्र जी के वंशज हैं। इतना ही उन्होंने बताया कि हम क्षत्रिय हैं और रामचंद्र जी के वंशज हैं। यहाँ तक बात समझ आई। फिर एक क्वेश्चन होता ही है, सवाल जब रिचुअल्स आपको बोलते हैं कि आपको कलंदवाद पूजा करनी तो हमेशा उस बात से जुड़े हुए बच्चे सवाल करते हैं माता पिता से कि हम क्यों कर रहे हैं, हम लोग कौन हैं, कास्ट क्या होते हैं। तो यहाँ से ये सारी बातें बनती थी। खैर, तो हम शुरू करेंगे कि इस क्वेश्चन का जवाब जानने की मैंने कोशिश करी और जो मुझे जवाब मिला उसको मैं सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताता हूँ। जो कंक्लूजन है उसको मैं पहले रखूँगा, फिर हम आगे उसका ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस हम आगे निकालेंगे। जो मुझे बात समझ में आई और जो मालूम पड़ा वो ये है कि जो मेरे शास्त्रों में और पुराणों में जो भी बातें लिखी गई हैं उनके मल्टीपल मीनिंग हैं। वो कोडेड लैंग्वेज है और उनको आप जब जानने की कोशिश करते हैं तो आपको कई मीनिंग उसमें समझ आते हैं। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैसेज या मीनिंग उसके अंदर निकलता है वो है कि जितने भी भगवान के नाम हैं, जितने भी भगवान और जितने भी कैरेक्टर्स हमारे पुराणों में वर्णित हैं, उनके जो नाम हैं वो लोकेशन भी दर्शाते हैं। अलग अलग शहरों की, अलग अलग जगहों की, जैसे कि हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं इस तरह से वो ज्योग्राफी भी साथ के साथ में हमें बताते चलते हैं। एक नाम आता है जैसे कामदेव का, तो कामदेव का जो लोकेशन है, अगर हम देखें कामदेव से जो जुड़ा हुआ शहर हमें अगर समझ में आता है तो वो कामरूप है, जो मॉडर्न टाइम में हम उसको आसाम बोलेंगे। कामरूप जो जगह है उसको कामदेव से हम बिल्कुल एकदम कनेक्ट कर सकते हैं। सालों से तंत्र का बहुत बड़ा स्थान रहा और अलग अलग पुराणों के अंदर उसके वर्णन है। कालिका पुराण में अलग अलग पुराण में उनके वर्णन आते हैं।
कामरूप से जो हम समझ सकते हैं वो है कि वहाँ के लोग बाग तंत्र को लेके एक्सपर्ट थे। उस पुराने ज़माने में तंत्र को लेके एक्सपर्ट थे और वशीकरण को लेके ख़ास तौर से बहुत एक्सपर्ट थे। और जो मेल फीमेल रिलेशनशिप्स हैं इनको लेके उनके अंदर काफ़ी एक इनहेरेंट समझ थी। उन्होंने जो भी साइंस डेवलप करी या जो भी कुछ करा उसका एक जो सिरा था वो इससे जुड़ा हुआ, बहुत ही पक्के से जुड़ा हुआ था। लाल कलर का इस्तेमाल और भी इनके और भी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम इसको यहीं तक सीमित रखेंगे बात को। तो कामरूप, जब कामदेव की बात करेंगे तो हमें कामरूप समझ आएगा। जैसे ये लिखा है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तो हम इस तरह से मान सकते हैं कि कोई जो किसी समय के अंदर जो कामरूप जो जगह वो पूरी तरह से नष्ट हो गई होगी और फिर से वो बाद में रीबिल्ड हुई। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक यही एंगल, लेकिन इसका एक ये भी एंगल और इसका एक ये भी फिजिकल डायमेंशन भी है साथ के साथ। इसी तरह से अगर हम कायस्थों का अगर हम देखना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट जो बात समझ आती है वो आती है, जैसे जो कायस्थों का जो ओरिजिन है वो श्री चित्रगुप्त जी से शुरू होता है। तो चित्रगुप्त जी जो हैं उनको अगर आप देखें तो चित्रगुप्त से मतलब समझ आता है कि कोई ऐसा सीक्रेट पिक्चर है, कोई ऐसी सीक्रेट पेंटिंग है, कोई ऐसी सीक्रेट फोटोग्राफ है, कोई सीक्रेट डायग्राम है, कोई गुप्त चित्र है। इसको आप इस तरह से देखिए, गुप्त चित्र। और इससे नियरेस्ट कोई अगर प्लेस इंडिया में समझ में आती है तो वो है चित्रकूट। चित्रकूट जो है वो बिल्कुल एकदम मिलता हुआ सिनोनिम समझ आता है, चित्रगुप्त और चित्रकूट। कूट का मतलब भी गुप्त ही होता है, कोड इज कूट। तो चित्रकूट एंड चित्रगुप्त, तो इससे ये बात एकदम क्लियरली स्पष्ट हो जाती है कि जो चित्रकूट है वहीं से सब लोगों का कायस्थों का ओरिजिन हुआ है। ये लोग वहीं के रहने वाले रहे होने चाहिए कि वहीं से ये सबका ओरिजिन वहीं से हुआ है, इसी जगह से। और क्योंकि मेरी मदर ने बोला कि हम रामचंद्र जी के वंशज हैं, तो यहाँ ये समझ में आता है कि रामचंद्र जी का बहुत सारा जो समय है, करीब मैक्सिमम जो पीरियड है उनके वनवास का, वो चित्रकूट में ही गुजरा है। तो रामचंद्र जी से ऑटोमेटिकली उनका कनेक्शन हो गया। ये हमें अलग अलग कालिदास, तुलसीदास, आप किसी को भी पढ़ेंगे उनके सब में ये बात समझ में आती है। और वो चित्रकूट से एक स्पेशल कनेक्शन अपना देख के चलते हैं। तो चित्रकूट और चित्रगुप्त एकदम बराबर दिखते हैं। ऐसा ही एक नाम का एक झरना भी है बस्तर में, चित्रकूटा करके, उससे भी इसका कनेक्शन अगर हम रिसर्च करेंगे तो ज़रूर निकल के आना चाहिए। लेकिन मोटा मोटा जो समझ में आता है वो ये कि चित्रकूट जो जगह है बुंदेलखंड की, वहीं से कायस्थों का प्रादुर्भाव हुआ, वहीं से ओरिजिन हुआ है कायस्थों का, फिर वो सब जगह फैलते चले गए हैं। इस रिसर्च को और इस बात को मैं काफ़ी सालों से बाहर लाना चाहता था और मेरे दिमाग में था कि मैं इसको सही प्लेटफॉर्म पे इसको लेके आ पाऊँ। और आज जब कि जो वीडियो बना रहे हैं, और इस वक्त मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर जितनी भी तरीके की मेरी नॉलेज है, चाहे आपको सही लगे या गलत लगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर से जो भी नॉलेज है वो बाहर निकल जाए। इन दिनों जो ये वीडियो बनाने का जो भी सिलसिला है वो इसी बात को लेके कि मैं अपने आप को खाली कर देना चाहता हूँ। एक तरह का बोझ आप समझ लीजिए दिमाग में है सब चीज़ों को लेके, कई चीज़ों को जाना, कई चीज़ों का, तो मैं चाहता हूँ कि ये अंदर से निकल जाए और बाहर चला जाए, ताकि नई इन्फॉर्मेशन के लिए जगह बने और मैं और आगे बढ़ सकूँ, अपने आप को सेल्फ ग्रोथ में आगे ले जा सकूँ। इस जो आज जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मैंने ये शेयर करी है, इस पे मैं चाहूँगा कि और आगे विचार रखे जाएं और इस पे और आगे रिसर्च की जाए। कायस्थों ने एक और लैंग्वेज, एक लिपि, एक्चुअली लैंग्वेज तो नहीं कहेंगे, जैसे देवनागरी लिपि होती है, ऐसी उन्होंने एक लिपि, कैथी नाम से एक लिपि डिवाइस की थी, जो उनकी खुद से उन्होंने अपने हिसाब से बनाई थी। और इसी तरह की लिपि और इस तरह की लैंग्वेज मैंने नेपाल में भी देखी कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है, वो लोग आपस में एक तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसमें चाइनीज़ और नेपाली दोनों का मिक्सचर यूज़ करते हैं वो लोग, और उनकी उसको एक कोड लैंग्वेज की तरह वो लोग आपस में यूज़ करते हैं, ताकि एक पर्टिकुलर जाति में वो भाषा चलती रहे और उनको एक तरह का एक आप कह सकते हैं अपर हैंड मिल सके बाकी लोगों के सामने। जब हम बात करें तो एक तरह का कोड लैंग्वेज में वो लोग उस बारे में बात कर रहे हैं। ऐसी कायस्थों ने भी एक कैथी एक लिपि विकसित की थी, जो कि समय के साथ में इस वक्त कहीं खो गई है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें ओरिजिन की तरफ लौटने से हमें फ़ायदा मिलता है, अपनी रूट्स की तरफ जाने से।
मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हम चीज़ों की तरफ मॉडर्न टाइम्स में बढ़ रहे हैं तो आगे की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, आगे की तरफ हमें हमेशा बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर हम रूट्स की तरफ जाते हैं तो हमें कुछ ऐसी बातें मालूम पड़ती हैं जो कि हमें फ्यूचर में फ़ायदा करेंगी, ना कि नुकसान करेंगी। हमेशा जो पुरानी चीज़ें हैं वो हमेशा ख़राब नहीं होती, उनके अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। इस विषय में भी मैं आपको और आगे आने वाले समय में बताने की कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। प्रणाम, जय मां काली।